Jai Hind friends, welcome to this session of research editorial analysis powered by Growth Mount UPSC. I am ध्रुव जानी। दोस्तों, आज के इस सेशन का जो आधार है वह दरअसल द हिंदू में प्रदर्शित हुआ लेख है जिसका टाइटल हमें दृश्यमान है, द मिथ्स एंड रियलिटी ऑफ द इलेक्शन फोरकास्ट। यानी कि जम के जो चुनाव के पूर्व जो उसके अनुमान होते हैं चुनाव के परिणाम के संदर्भ में उसके बारे में जम के यहाँ बात की गई है। ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल्स के बारे में भी बात की गई है। प्लस इस लेख के जो लेखक है इसका नाम अतानु बिस्वास सर है। He is actually a professor of statistics in the Indian Statistics College कोलकाता और इस महानुभाव के द्वारा बहुत ही अच्छा लेख जो है वह लिखा गया है जिसका लाभ हमें आज मिलना है। तो देखते हैं हमारे अगर विषय की बात करें परीक्षा संबंधी विषय तो पॉलिटिकल गवर्नेंस का जो हमारा जो विषय है उसके संबंधी यह लेख है। उसके साथ साथ पॉलिटिक्स की भी थोड़ी बहुत बात करता है। तो देखते हैं पूरे लेख में क्या कहा गया है। सबसे पहले हम लोग निष्कर्ष से शुरुआत करेंगे कि लेख जो है उसका तात्पर्य क्या है, व्हाट इज द ओवरऑल कंक्लूजन। उसके बाद लेख में जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं लेख की उसका भी जिक्र करेंगे और उसके बाद अंत में जो संशोधित सामान्य अभ्यास के जो तत्व होते हैं उनको भी देखने का प्रयास करेंगे, उनको भी समझेंगे। देखिए यह फोटोग्राफ है जिस लेख से आज का हमारा सेशन संबंधित है उस लेख का। आप देख सकते हो अतानु बिस्वास इज अ राइटर एंड इज एक्चुअली अ प्रोफेसर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एट इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। अब शुरू करते हैं। देखिए सर्वप्रथम अगर निष्कर्ष की बात करें तो देखिए लेख में ऐतिहासिक व समकालीन तथ्यों को लेकर पूरे मुद्दे को समझाया गया है। ऐतिहासिक व समकालीन तथ्य यानी कि हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी दोनों ही फैक्ट को, दोनों ही चीज़ों को साथ में मिला के लेखक ने जो पूर्वानुमान का जो पूरा सिनेरियो है इलेक्शन का उसको समझाया है। और दूसरी बात यह जो लेखक ने बात की है यह वर्ल्ड वाइड बात की है, इंडिया का भी रेफरेंस लिया है, इंडिया के चुनावों का भी रेफरेंस हुआ है, मगर लेखक की जो दृष्टि है वह पूरे विश्व में फैली हुई है, वैश्विक है। लेख में बिहार के चुनावों का जिक्र भी किया गया है। बिहार के चुनाव जो हाल ही में संपन्न हुए हैं उसका जिक्र भी किया गया है। ओपिनियन पोल्स व एग्जिट पोल के बारे में, उसकी विश्वसनीयता के बारे में भी बात की गई है कि कितने ट्रस्टवर्दी होते हैं ये ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स, उसके बारे में भी बात की गई है लेखक ने जम के हमारे सामने। अब देखिए लेख की अगर महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करें तो लेखक ने पहले तो थोड़े उदाहरण साइट किए हैं ताकि हमारी समझ जो है वो बेहतर बने। उसके मुताबिक वर्ष 2004 में वेनेजुएला चुनाव में एग्जिट पोल्स व परिणाम के बीच बहुत अंतर था। यानी कि एग्जिट पोल्स जो थे वे असफल थे वहाँ के 2004 में। जो एग्जिट पोल्स का जो पूर्वानुमान थे वे परिणामों से एकदम विपरीत थे, अलग थे। उसके बाद यूक्रेन का ऑरेंज रिवॉल्यूशन 2004 में एग्जिट पोल के मुताबिक विक्टर यूजेनको चुनाव जीत रहे थे मगर परिणाम विपरीत आया यानी कि चुनाव वे हार गए। पूरे देश में विद्रोह हो गया क्योंकि अधिकतम जो समर्थक थे वे इस उम्मीदवार के थे जो चुनावी परिणाम के अनुसार हार गया था। तो एकदम जो है पूरे देश में जो है देखा हुए पूरे देश में इसका विद्रोह हुआ और आखिरी में वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने जो है हस्तक्षेप किया और उसके बाद यह विक्टर यूजेनको को जो है प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो यहाँ एग्जिट पोल्स जो थे वे सफल रहे और जो चुनावी परिणाम था वो इसलिए विपरीत आया क्योंकि वहाँ भ्रष्टाचार जो है बड़े पैमाने पे हुआ था और वहाँ की जो इलेक्शन मशीनरी थी वो दरअसल ट्रस्टवर्दी नहीं थी। उसके बाद जॉर्जिया का रोज रिवॉल्यूशन, उसे रिवॉल्यूशन ऑफ रोजेस भी कहा जाता है, 2003 में एग्जिट पोल ओपिनियन पोल के मुताबिक एडवर्ड सेवर्नाज जीत रहे थे अकॉर्डिंग टू ओपिनियन और एग्जिट पोल। हालांकि जनादेश ने एडवर्ड को सत्ता से बेदखल कर दिया। They threw him out.
तो यहाँ एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल जो थे वे विफल रहे, क्योंकि वे लोग ऐसा मान रहे थे कि यह जो एडवर्ड नामक उम्मीदवार है वो भारी बहुमति से जीत रहा है, मगर परिणाम आए वे दरअसल विपरीत थे, जो है विरोधाभासी थे। उसके बाद यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का भी जिक्र यहाँ हुआ, इसका भी रेफरेंस लिया है लेखक ने। अकॉर्डिंग टू हिम वोट शेयर का पूर्वानुमान 8 से 12% का था, वास्तविक में वो 3 से थोड़ा सा ही ज़्यादा हो रहा है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा फासला है और इसे हम लोग जो है फेलियर ऑफ एस्टिमेशन कह सकते हैं, फेलियर ऑफ प्रेडिक्शन भी कह सकते हैं या फोरकास्टिंग भी हम कह सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भी एनडीए विजयी बनेगा ऐसा पूर्वानुमान हुआ था, मगर कितने अंतर मार्जिन से जीतेगा वो कोई बता नहीं पाया। तो यहाँ भी जो प्रेडिक्शन मशीनरी थी वो इनएफिशिएंट साबित हुई। हालांकि इतना पता चल गया था कि जो जीतने वाला पक्ष है वो कौन सा होगा, मगर कितने मार्जिन से, कितनी भारी बहुमति से जीतेगा उसका कोई जो चित्र है वो हमारे सामने नहीं आया था। तो ये सब थोड़े उदाहरण थे जिसमें वैश्विक उदाहरण भी शामिल थे, उसके साथ साथ भारत के संदर्भ में भारतीय चुनाव के उदाहरण जो थे वे भी थोड़े शामिल थे। अब देखते हैं सर्वेक्षण व सीखे गए पाठ। जो दुनिया भर में ऐसे सर्वेज होते हैं, ऐसे प्रेडिक्शंस होते हैं, तो उनका फेलियर और उनमें से जो सीखे हुए हमारे लेसन्स होते हैं उनकी चर्चा यहाँ करेंगे। देखिए यूएस में 1936 में वर्ष 1936 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक विख्यात जर्नल के द्वारा ओपिनियन पोल प्रदर्शित किया गया, जिसके अनुसार 57% वोट शेयर रिपब्लिकन उम्मीदवार अल्फ्रेड लैंडन को मिलेगा, वो जीतेंगे। ऐसा अनुमान किया गया कि रिपब्लिकन उम्मीदवार जीत रहे हैं बहुत ही भारी मात्रा में, बहुत ही भारी बहुमति से। वहीं उसका जो विपक्ष उम्मीदवार था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को मात्र 43% वोट शेयर मिलने का पूर्वानुमान किया गया था और वो हारेंगे ऐसा भी कहा गया था। मगर वास्तविकता में क्या हुआ कि परिणाम जो है वह दरअसल विपरीत आ गया यह पूर्वानुमानों से। और अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट 62% वोट शेयर के साथ राष्ट्रपति बन गए। प्रचंड जनादेश मिला और उसके साथ साथ ही वो राष्ट्रपति बन गए। तो यहाँ भी जो है इसकी विफलता वो हमारे सामने आती है, यह पूर्वानुमानों की। और जिस मैगजीन ने यह पूर्वानुमान किया था वो मैगजीन ने आज दिन तक एक भी बार जो चुनाव का जो पूर्वानुमान है वह नहीं किया, उसने वो काम ही छोड़ दिया, क्योंकि लोगों की जो विश्वसनीयता थी वह उठ गई। और उस समय वो एक बहुत ही विख्यात मैगजीन था, एकदम रेप्यूटेड मैगजीन था। और बाद में कई विशेषज्ञों ने इसके कारण ढूंढने की भी जो है कोशिश, वह कारण ढूंढते ही उनको लगा कि कई सारी जगहों पर भूल हुई है। दरअसल ये जो 24 लाख लोगों के सैंपल लिए गए थे, ये मैं एक बात आपको बता दूं, यह सर्वे में देयर वर 24 लाख सैंपल्स टेकन। और कारणों में से ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो सैंपल थे वे थोड़े इनएफिशिएंट थे। They were not actually representing the entire country. They were only representing a particular specific segment of the people. ऐसे लोगों के सैंपल लिए गए जिन लोगों के पास उस समय जो है क्लब की मेंबरशिप होती थी, या उस समय टेलीफोन होते थे, या उस समय इस रेप्यूटेड मैगजीन का सब्सक्रिप्शन होता था। तो ऐसा तो बहुत ही कम लोग थे। और उन लोगों के द्वारा जिनका सैंपल लिया गया उन लोगों को फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो है वो नापसंद थे। तो एग्जिट पोल में या ओपिनियन पोल में ऐसा सामने आया कि रूजवेल्ट जो है वे एकदम बुरी तरह से हार रहे हैं और उसके जो प्रतिस्पर्धी है रिपब्लिकन पार्टी के वे एकदम जंगी बहुमति से जीत रहे हैं। मगर जब परिणाम आए तो सबके होश उड़ गए और परिणाम एकदम विपरीत थे। यूएस में 1948 में राष्ट्रपति चुनाव में गैलप्स पोल प्रेडिक्शन के द्वारा चुनावी परिणाम के पूर्वानुमान किए गए जो विफल रहे संपूर्ण रूप से। यहाँ भी एक विफलता मिली ओपिनियन पोल्स को या एग्जिट पोल्स को या चुनावी पूर्वानुमानों को। यूएस के 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में भी डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों को कम आंका गया। तब के जो
ओपिनियन पोल्स थे या एग्जिट पोल्स थे, उनके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप हार रहे थे, हिलरी क्लिंटन जो है वह जीत रही थी। मगर जब परिणाम आए तो एकदम देयर वाज अ कॉन्ट्ररी, बहुत ही विरोधाभास था। और तब ऐसा कहा गया कि जो ट्रंप के समर्थक है उन लोगों को जो है अंडर एस्टिमेट किया गया यह पूर्वानुमानकर्ताओं के द्वारा। दूसरी बात, अलग से एक टर्म भी यहाँ उमेरी गई, साइड ट्रंप फैक्टर। क्लियर, ऐसा कहा गया कि यह साइड ट्रंप फैक्टर है जो खुल के बोलता नहीं है कि हम लोग ट्रंप के साथ है, मगर चुपके से अपना वोट जो है वह ट्रंप को दे देगा, अपनी सहमति जो है वह ट्रंप को दे देगा। और ये जो टर्म है यह दरअसल यूके से आई है, यूनाइटेड किंगडम से। जब वहाँ 1990 में चुनाव हुए थे और जॉन टोनी की विक्ट्री हुई थी बहुत ही भारी मात्रा में, तो वहाँ से यह जो टर्म है वो आई है। तभी ऐसा ही हुआ था, तब भी वहाँ के जो एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल थे वे प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे कि जॉन टोनी इज विनिंग, बट ही वॉन विथ ए वेरी गुड मार्जिन। तो यहाँ से यह जो शब्द है साइड ट्रंप फैक्टर वो आया है। वहाँ साइड टोनी फैक्टर कहा जाता था और यहाँ साइड ट्रंप फैक्टर इसे कहा जाता है। उसके बाद निश्चित रूप से ओपिनियन पोल एग्जिट पोल में विजयी बना उम्मीदवार जरूरी नहीं कि चुनाव परिणाम में भी विजयी हो, यह 100% की बात है। और इसका साक्षी हमारे सामने हिलरी क्लिंटन है, अटल बिहारी वाजपेयी है, जिन लोगों को ओपिनियन पोल में विजयी घोषित कर दिया गया, विजयी माना गया, और परिणाम जो थे वे थोड़े ऑपोजिट आए, विपरीत आए। भारत के संदर्भ में भी 2009 से 9 और 14 के चुनाव में अधिकांश पूर्वानुमान विफल हुए। वर्ष 15 में यूके में भी कोई ऐसा पूर्वानुमान नहीं लगा सका कि कंजर्वेटिव्स प्रचंड बहुमति से विजयी हो रहे हैं या भारी मात्रा में मतों के साथ विजयी हो रहे हैं, कोई ऐसा अनुमान नहीं लगा सका। देखिए, यह अधिकांश जो हमने पूर्वानुमान के उदाहरण देखे उसमें से हमने विफलताएं जो है वे थोड़ी ज्यादा देखी, सफलताएं कुछ कम देखी। तो इसके भी कारण है, अगर टेक्निकली प्रोसीजर के तहत यह जो पोल्स है वे प्रकाशित नहीं होते अगर, तो उसकी विश्वसनीयता है वह कई गुना घट जाती है, कई गुना कम हो जाती है। और इसी की वजह से इन पूर्वानुमानकर्ताओं को जो एकदम स्टैटिस्टिक्स के जो सिद्धांत है, जो सैंपलिंग के सिद्धांत है, सैंपलिंग फ्रेम्स है, वह सब चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना होगा, तभी जो रिजल्ट है वह एक्यूरेट आएगा, एकदम जो है अच्छा आएगा, एकदम करीब का आएगा। देखिए, अधिकांश पूर्वानुमान की विफलता का कारण यह है कि सबसे पहला कारण व्यवस्थित सांख्यिकी सिद्धांतों को ठीक से अनुकरण ना हो, सिद्धांतों का ठीक से अनुकरण ना हो, विच मीन्स स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल। दूसरा कारण व्यवस्थित रूप से सैंपलिंग एनालाइजिंग ना हो, जो माहिती कहाँ से लेनी है, पहले तो नमूने जो है सैंपलिंग यानी कि नमूने वे कहाँ से लेने हैं, ये बात भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ उन नमूनों से मिली माहिती को एनालाइज करना, उसको जो है उसका पृथक्करण करना, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, महत्वपूर्ण बात है। और तीसरा कारण, माहिती एकत्र करने में देश के दूर सुदूर भागों से नमूने नहीं लिए जाते। द सैंपलिंग इज एक्चुअली टारगेटेड टू ए ग्रुप और टू। तो इसी की वजह से इन प्रिडिक्शनों की जो एक्यूरेसी है वो कई गुना तक घट जाती है, कई गुना तक कम हो जाती है। और इसी तरह लोगों का जो विश्वास है वो भी यह पूर्वानुमानों से उठ जाता है। जब तक ऊपर चर्चित वस्तुओं का अनुकरण ठीक तरीके से नहीं होता, तब तक हम चुनावी पूर्वानुमानों पर विश्वास नहीं कर सकते और तब तक प्रजा का भरोसा जो है वो प्राप्त भी नहीं कर सकते। क्लियर? तो यहाँ तक जो हमने बात की वो लेख की महत्वपूर्ण बात थी, एकदम माहिती से भरा लेख है, एकदम ज्ञानवर्धक लेख है। दूसरी बात, यहाँ ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के शब्दों का जो उपयोग है वह एक्सटेंसिवली हुआ है, बहुत मात्रा में हुआ है। तो मुझे लगता है कि हमें इन दोनों के बीच का जो भेद है वो हमें पता होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग 5 या 7 मिनट का समय लेंगे। यहाँ आएगा ओपिनियन पोल, और यहाँ आएगा एग्जिट पोल। देखिए, सबसे पहले इसके डिफरेंस को समझने से पहले हमें इन दोनों का जो अर्थ है वो समझना होगा। देखिए, ओपिनियन पोल्स जो है वे दरअसल ओपिनियन की ही बात करते हैं, इसके शब्द में ही इसका अर्थ है, ओपिनियन की बात करते हैं, यानी कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष है, वो किस पक्ष के साथ जाना चाहता है या कौन सा पक्ष सत्ता में आएगा,
किस में रुचि रखता है उसकी बात ओपिनियन पोल करता है। वाइल एग्जिट पोल जो है, यह एग्जिट पोल दरअसल ओपिनियन की बात नहीं करता, यह एक वोटर के द्वारा दिए गए वोट जो होते हैं सीधी उसकी ही गिनती करता है, क्योंकि ओपिनियन पोल जो होते हैं वे प्री पोल होते हैं, प्री पोल्स, और जो एग्जिट पोल्स होते हैं वे होते हैं पोस्ट पोल्स। जब मतदाता अपना मत जो है वो देके जब बाहर निकलता है और तब उनसे जो सवाल होता है कि आपने मत जो है वह किसको दिया, वो जो होता है वह होता है एग्जिट पोल। और ऐसे ही सैंपलिंग करके कि भाई चुनाव आने वाले हैं, आप अपना मत कहाँ किसको देना चाहेंगे, किस पक्ष के साथ आप जाना चाहेंगे, क्लियर। तो वो जो क्वेश्चन है वह हो गया ओपिनियन पोल का। दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन टू। अब देखिए स्वभाव की अगर बात करें तो ओपिनियन जो पोल होते हैं वे थोड़े असरकारक होते हैं। असरकारक क्यों होते हैं? क्योंकि वे चुनावी मुद्दों पर बात करते हैं, चुनावी मुद्दों पर बात। हालांकि यह जो एग्जिट पोल होते हैं वे सिर्फ परिणाम लक्षी बात ही करते हैं, परिणाम लक्षी बात। विच मीन्स ओपिनियन पोल में व्यक्ति विशेष जो होता है जिसको सवाल पूछा गया है वो अपने प्रश्न जो है वे रख सकता है प्रशासन के विरुद्ध में, कि कौन से पक्ष के द्वारा कौन सा खराब काम हुआ है, कौन से पक्ष के द्वारा कौन सा अच्छा काम हुआ है। अगर करप्शन का मुद्दा है तो ये ओपिनियन पोल में उसको जो है हवा मिलेगी, एग्जिट पोल में उसको हवा नहीं मिलेगी, क्योंकि एग्जिट पोल तो एक वोटर के द्वारा दिया गया वोट की बात है। यहाँ एक एनवायरमेंट की बात है कि ज्यादातर जनता जो है वो किस पक्ष के साथ जाना चाहेंगी, किस पक्ष के साथ नहीं जाना चाहेंगी। नहीं जाने के कारण भी यहाँ मिलते हैं हमें कि फॉर XYZ रीजन वी आर नॉट सपोर्टिंग अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। हालांकि एग्जिट पोल में कोई ऐसी बातें नहीं होती, कोई ऐसी चर्चा नहीं की जाती। देखिए अगर एग्जिट पोल की बात करें तो यह बैन है फॉर प्रिस्क्राइब्ड टाइम बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सेक्शन 126। यह बैन है कि आप 24 आवर्स 48 आवर्स तक जो है अपना जो पोल है कंक्लूजन, फाइनल फेज का कंक्लूजन तक आप अपना पोल जो है वह दायर नहीं कर सकते। वाइल इलेक्शन कमीशन एंड लॉज आर साइलेंट ऑन ओपिनियन पोल, सो दे आर अलाउड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वाइल जो एग्जिट पोल है उसको बैन किया गया है भारत में विथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। और चौथा और आखिरी डिफरेंस दोनों के बीच में, ओपिनियन पोल जो होते हैं वे इन लोगों का भी सैंपल लेते हैं जिन लोगों के द्वारा मत दिया जाएगा या मत नहीं भी दिया जाएगा। देयर इज नो सर्टेनिटी। आप किसी का सैंपल लो तो इट जस्ट डज नॉट क्वालिफाई दैट ही विल बी वोटिंग। वो वोट कर भी सकता है, वो वोट नहीं भी कर सकता। वेल ऑन द अदर साइड ये जो एग्जिट पोल्स है, ये एग्जिट पोल्स में ऐसे ही सैंपल आएंगे जिन लोगों ने अपना वोट जो है वो कास्ट कर लिया है। They will be asked the question only after casting their vote. तो this is the fundamental difference. मैं यहाँ लिखना चाहूँगा सैंपल may or may not vote. On the contrary, voters are sample. So this is the thing, this is the fundamental difference, इसका पता जो है हमें होना चाहिए और यह हमारी परीक्षा की दृष्टि से भी थोड़ा महत्वपूर्ण है। तो आज के लेख में हमने कई सारी बात की, लेखक ने जो अच्छा लेख दिया है उसके महत्वपूर्ण जो तथ्य थे, लेख के तथ्य, उसका भी जो है अध्ययन किया। उसके साथ साथ जो सामान्य अभ्यास के तत्व है जैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पोल एंड एग्जिट पोल, व्हाट इज ओपिनियन पोल एंड व्हाट इज एग्जिट पोल, उसका भी जिक्र किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अगले आर्टिकल के साथ, अगले अभ्यास के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।